आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे डिबेंचर क्या होता है। शेयर कैपिटल तुम लोगों ने पढ़ लिया है क्या अपना? तुम मुझे बोल सकते हो शेयर्स क्या होते हैं? तुम दोनों अनम्यूट कर सकते हो अपने इसको वीडियो को। अपना यस सर। शेयर बोल सकते हो। शेयर क्या होता है? यस सर। क्या होता है शेयर? सर शेयर होते जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना हम्म। सर, कंपनी वही जब शेयर्स हम क्यों ये कर कंपनी कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? सर, क्योंकि ये उनके पास ये मतलब पैसे चाहिए। इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए। हाँ, कंपनी को पैसे चाहिए काम करने के लिए, तो वन ऑफ द मोड्स ऑफ गेटिंग द फंड्स इज थ्रू शेयर कैपिटल। तो कंपनी क्या करती है, सर कंपनी अपनी जब रजिस्ट्रेशन करती है तो वहां पे वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स रजिस्टर करती है। तो वो बोलती है हमारी ऑथराइज कैपिटल इतनी होगी, मतलब इतना पैसा हम लोगों से ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, और फिर कंपनी क्या यस करती है, हमने पढ़ा था कंपनी लोगों को क्या सर। देती है। कंपनी लोगों को क्या देती है? प्रोस्पेक्टस। अलॉट शेयर्स अलॉट करती है। कोई आइडिया है इरेजर कैसे हटता है? यस सर। एक मिनट। कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है और उसके बेस पे लोगों से पैसे लेती है, और फिर उन शेयर उनको क्या बोलते हैं, जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक और तरीका है कंपनी के पास पैसे लेने का पब्लिक से, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। जहां कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती थी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उनको बोलती थी शेयर होल्डर, और वो कंपनी के मालिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कंपनी के मालिक। हमने पढ़ा था जैसे एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो क्या करता था, बिजनेस में पैसा लेता था, बिजनेस में अपना पैसा डालता था। पढ़ा था हमने। यस सर। जब एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा लगाता था तो हम क्या एंट्री करते थे उसकी? जब एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसे लगाता था हम बोलते थे बिजनेस में पैसा आ गया मालिक का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप भी वही बोलते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कंपनी में जब वो लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगा दिया वही कंपनी के ओनर्स है, बट उनका कंपनी के मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है। उनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स। ठीक है, बट दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी उनको फिर फायदा कैसे देती है? जैसे सोल प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप में जो पैसा आता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में डिविडेंड होता है। क्या होता है? पढ़ा है तुम लोगों ने डिविडेंड के बारे में? यस सर। कंपनी जो यस सर, प्रॉफिट है पढ़ा है डिविडेंड। यस सर। डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड। तो वो बोलेगे हर शेयर पे हम सपोज 2-2 रुपया डिविडेंड देंगे, तो जिसके पास जितने शेयर है उसको उतना डिविडेंड मिलेगा, तो वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट ये होता है मालिकों को, जो मालिक होते हैं उनको डिविडेंड देती है। क्या इसके बगैर कंपनी किसी और तरीके से पैसा ले सकती है? अब मुझे बता दो, अगर तुम खुद से बिजनेस करते हो, एक तो है कुछ पैसा जो आप खुद लगाओगे, क्या कोई और तरीका है कि तुम कंपनी में, तुम अपनी बिजनेस में पैसा लगा सकते हो किसी और तरीके से? अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया अपना और कुछ पैसा तुमने घर से ले लिया जो तुमने अपनी जेब से लगा दिया, तो अगर तुम्हें पैसों की और जरूरत पड़ती है तुम क्या करते हो फिर? तुम कहाँ सर से और पैसे शेयर्स लाते हो? नहीं नहीं, जब तुम एज ए सोल प्रोप्राइटर हो, तुम्हारे पास तो कंपनी नहीं है ना। एडिशनल कैपिटल। एडिशनल एडिशनल कैपिटल। कैपिटल तुम अपने जेब से लगाते हो। अगर तुम्हारे अपने पैसे भी कम है तुम क्या करते हो उस केस में? लोन। लोन लेते हो। तुम बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, है ना। इसी तरीके से कंपनी के पास भी ये ऑप्शन हो सकता है, कंपनी लोन लेने के लिए जाए बैंक के पास, तो कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है। ठीक है, तो वो कंपनी के लोन का है। क्या कंपनी के पास एक और तरीका है पैसा लेने का? द आंसर इज यस। कंपनी एक और तरीके से पैसा लेती है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ। डिबेंचर्स। इसमें क्या होता है, जिस तरह से एक शेयर जब कंपनी इशू करती थी तो वो लोगों को क्या बोलती थी कि आप मेरी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो। तो वो एट द एंड जब वो कोई बंदा सर्टिफाइड वो शेयर सब्सक्राइब करता था तो कंपनी उसे एक सर्टिफिकेट देती थी। सपोज बोलती थी तुम्हारे पास हमारे 1000 शेयर है जो तुमने तब 10 रुपए के ले लिए थे, तो तुम हमारे 10,000 इंटू 10,000 रुपए की शेयर कैपिटल के मालिक हो, यही बोलते हैं। तो 1000 शेयर तुमने सब्सक्राइब कर दिए।
इसके बेस पे फिर कंपनी उसको क्या देती थी, साल के बाद अगर प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड देते हैं। फिर हमने शेयर्स के बारे में भी पढ़ा, दो तरीके होते हैं, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। इसी तरीके से कंपनी के पास एक और ऑप्शन है कि कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। अगेन जिस तरह से शेयर के वक्त वो कंपनी बोलती थी कि ठीक है तुम हमारी शेयर सब्सक्राइब करो और तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे और बाद में तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, और बोलती थी साथ में कि ये इक्विटी होगा या प्रेफरेंस शेयर होगा, जो भी होगा। इस तरह से डिविडेंड के लिए भी कंपनी सेम चीज फॉलो करती है। कंपनी बोलती है कि आप हमारे डिबेंचर्स खरीदो। क्या खरीदो? हमारे डिबेंचर्स खरीदो। सपोज उस डिबेंचर का फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू पता है ना क्या होता है अपना? फेस वैल्यू पता है क्या होता है? यस सर, क्या होता है फेस वैल्यू? पार होता है सर, जितने के हमें खुद के शेयर्स होते हैं जिसपे हम जैसे करते 10 हैं रुपए का, ये जैसे शेयर 10 रुपए का नोट है, इशू करते हैं। हाँ 10 रुपए का नोट है, उसकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए का, 100 रुपए के नोट की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए, है ना? तो जो उसकी वैल्यू है ऑन दैट पेपर, वो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको हम पार वैल्यू भी बोलते हैं फिर, अगर हम उसी पे इशू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से कंपनी ने एक डिबेंचर इशू कर दिया, बोला तुम ये डिबेंचर खरीदो, तुम्हें हमें देना पड़ेगा 100 रुपया। ठीक है, और हम तुम्हें ये सर्टिफिकेट देंगे कि तुमने हमारा एक डिबेंचर लिया जिसकी वैल्यू 100 रुपया। अब तुम बोलोगे कि सर मैं क्यों ये कंपनी का डिबेंचर खरीदूंगा? कोई आइडिया? एक बंदा कंपनी के डिबेंचर में जब इन्वेस्ट करेगा उसका क्या फायदा होगा? जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो वो कंपनी का मालिक बनेगा और उसको मिलेगा डिविडेंड। एक बंदा डिबेंचर क्यों खरीदेगा? कोई आइडिया? तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इन डिबेंचर्स पे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज इसमें 12% इंटरेस्ट है, रेट है, क्या है? तो ये कंपनी बोलेगी ये 12% डिबेंचर है। क्या वो यूज करेगी टीम, कंपनी? 12% डिबेंचर है। तो कंपनी बोलती है लोगों को अगर तुम ये डिबेंचर खरीदोगे तो हम साल के बाद तुम्हें 12% इंटरेस्ट देंगे इस पे। तो क्या उस बंदे के लिए फायदेमंद है? द आंसर इज यस। मेरे पास अगर 100 रुपया होंगे, मेरे पास एक तरीका, या तो मैं बैंक में एफडी करा दूंगा अगर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने कहीं पे, तो बैंक मुझे 6 रुपया या 7 रुपया इंटरेस्ट देगा। बट इधर ही क्या है, अगर मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रही है? 12%। तो लोगों के लिए फायदा है इस चीज में? द आंसर इज यस। क्या कंपनी के लिए फायदा है? यस सर। अपना क्या कंपनी के लिए, कंपनी के क्या फायदा है? नुकसान है सर, क्योंकि नहीं कैश कंपनी के लिए आउटफ्लो हो रहा है। नहीं, बट कंपनी को पैसे चाहिए ना। कंपनी के लिए भी, दोनों कंपनी के की लिए जो विन विन शॉर्टेज ऑफ सिचुएशन है। फंड थी, फंड्स वो पूरी होगी। कंपनी अगर बैंक में लोन लेने जाती तो हो सकता है बैंक से उनको 13% लोन मिलता है ना। तो ये एक बैलेंस होता है, कभी कभी उनको कम भी मिलता, बट अगर उनको चाहिए और फंड्स, तो ये तो मैंने इधर 12% लगाया, हो सकता है वो डिपेंड करता है कि उस वक्त कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। अगर आज की डेट में 6 से 7% एफडी का रेट है तो कंपनी कितना परसेंट डिबेंचर्स देगी? 10% देगी, क्योंकि अब बैंक में क्या होता है ना, सिक्योरिटी होती है। बैंक में सिक्योरिटी होती है कि यार कोई नुकसान तो नहीं है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। बट कंपनी के डिबेंचर्स में अगर कोई बंदा पैसा लगाएगा थोड़ा सा तो रिस्क होता ही है कि क्या पता ये कंपनी कल को भाग जाएगी या जो भी होगा। तो यहाँ पे तो भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा, वो तुम बड़े जब बनोगे, सीए बीए करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। बट एनीवेज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन ये है, कंपनी को पैसे चाहिए थे तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स इशू कर लेती है। और लोगों को क्या होता है, लोगों को कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो एक तरीका है लोगों को इन्वेस्ट करने का कि वो कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करे। ठीक है, यहां तक समझ आया अच्छे से? यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया कि जिस तरह से कंपनी शेयर्स इशू करती है, इसी तरीके से कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। शेयर्स जिनको इशू करेगी उनको बोलते हैं शेयर होल्डर, और डिबेंचर जिनको इशू करेगी उनको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो इसको मैं अगला कर लेता हूं। ठीक है, अब कुछ तुम्हें डिफरेंस आ रहा है समझ में, शेयर और डिबेंचर में क्या फर्क है मोटा मोटी? ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि तुम बोलोगे सर अगर हमने तब डिबेंचर्स पढ़ लिया अब हम शेयर्स क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हमने शेयर्स तब पढ़ लिया अब हम डिबेंचर्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? ये डाउट तो आ सकता है ना? यस सर, तो आ सकता है तुम्हें शेयर। सर जो शेयर होल्डर होता है ना, वो एक किस्म का फिर हमें पार्टनर बन जाता है, एक किस्म का, वो मालिक, प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है, ओनर बोलेंगे हम, बन जाता है, ओनर बनेगा। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होता है सर, ये हमारा क्रेडिटर होता है। हाँ, क्रेडिटर, एज ए लेंडर बोल सकते हैं। इनको कंपनी में कोई नहीं है, इनको राइट टू वोट नहीं है, बस इनका पैसा लगाया है। लायबिलिटी होती है बिजनेस पे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। जिस तरह से एक शेयर बिजनेस का कैपिटल होता है,
और डिबेंचर क्या बनेगा, बिजनेस की लायबिलिटी बनेगी। बिजनेस इसको साल के बाद, कंपनी इसको साल के बाद क्या देगी, अपना इंटरेस्ट देगी। ठीक है, अब रेट ऑफ देखो इंटरेस्ट। जब तुमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, शेयर्स में दो तरह के शेयर्स थे। क्या क्या होता था, इक्विटी शेयर होता था और प्रेफरेंस शेयर होता था। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने पढ़ा था, इनको दो प्रेफरेंस मिलती है। एक, जब डिविडेंड देना होगा कंपनी ने, तो सबसे पहले किनको डिविडेंड दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देगा। और दूसरी प्रेफरेंस क्या होती थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जब कंपनी कल को बंद हो जाएगी, कंपनी जब कल को बंद हो जाएगी, तो अगर पैसे आ जाएंगे कंपनी को लिक्विडेट करके, जो पैसा आएगा पहले सारों का पैसा चुका देंगे आउटसाइडर्स का, उसके बाद जो पैसा बचा वो बाल्कू का है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाए, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर प्रेफरेंस के डिफरेंट टाइप्स थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस, इरिडीमेबल, वो अलग बात है। एक पढ़ा था हमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये पढ़ा था तुम लोगों ने, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं बताता हूँ यहाँ पे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, अगर एक साल में सपोज 2018-19 में कंपनी के पास प्रॉफिट्स आए, अगर कंपनी के प्रॉफिट है तो वो डिविडेंड देगी, सबसे पहले किनको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद इक्विटी शेयर के पास। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो डिविडेंड नहीं देगी, तो इक्विटी को तो बिल्कुल नहीं देगी, प्रेफरेंस को भी नहीं देगी अगर प्रॉफिट नहीं है। मगर अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है, प्रेफरेंस शेयर पे भी जैसे डिबेंचर्स में हमने पढ़ा ना 12% इंटरेस्ट, इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर पे भी होता है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जिस तरीके से डिबेंचर्स में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर में भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो अब इंटरेस्ट तो देना ही देना है, इंटरेस्ट अगर डिबेंचर्स पे बोला है कंपनी ने तो वो उसको देना ही देना है, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है और वो इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस है। डिबेंचर्स आर द लायबिलिटी एंड द इंटरेस्ट इज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। एक कंपनी हैज टू पे द एक्सपेंसेस एनी हाउ, उसके पास प्रॉफिट है या नहीं है, उसको वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मगर डिविडेंड की ये बात नहीं होती है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब अगर उनको 10% डिविडेंड देना है और उस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड देना है, उनको ना उस साल देना है ना अगले साल देना है। मगर अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इनका अगर इस साल में हमने डिविडेंड नहीं दिया, कोई बात नहीं, इनका अगर 10% डिविडेंड से 1 लाख रुपया बढ़ रहा था, अगले साल जब 2019-20 में हमें प्रॉफिट आएगा तो हमें इनको पिछले साल का भी देना पड़ेगा और इस साल का भी देना पड़ेगा, तब इनको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। फिर जाके हमने इक्विटी को डिविडेंड देना है, उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब उनका जो डिविडेंड होगा वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। अगर एक साल प्रॉफिट नहीं है कोई बात नहीं है, मत दे दो डिविडेंड, मगर जब भी तुम डिविडेंड दोगे पहले पिछले साल का एरियर दोगे, उसके बाद फिर इस साल की बात करेंगे। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। बट इक्विटी में ये बात नहीं है, प्रॉफिट होगा डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो ना इस साल नहीं देंगे, अगले साल प्रॉफिट होगा तो सिर्फ अगले साल का ही डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? इक्विटी में, इक्विटी जो, जहां तक इक्विटी की बात है, मतलब ये इक्विटी शेयर्स की बात है, वहां तक ये नहीं चलता है, वहां पे डिविडेंड देना ही देना होता है। ये सॉरी, इक्विटी में ये बात नहीं होती, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मगर डिबेंचर्स की जहां तक बात है, ये कंपनी के लिए जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए। क्या है? एक्सपेंस है, और ये इनको देना ही पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब पता है क्या है? पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा था, एक्सपेंस खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तुम याद करो जब हम बोलते थे पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट देंगे वो कंपनी का खर्चा है, वो खर्चा है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। हम पढ़ते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते हैं। अभी मैं टॉपिक पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं बेस बना रहा हूं। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा जीपी आया होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, इसमें हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो लेस करते हैं, उसमें अगर इंटरेस्ट भी होगा वो भी लेस करते हैं। पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो भी लेस करते हैं। बाद में नेट प्रॉफिट बचता है, जो फिर हम कहाँ लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां पे एप्रोप्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो सारे हैं एप्रोप्रिएशंस। क्या है? एप्रोप्रिएशन। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चा जाएगा, एक्सपेंस जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो एक्सपेंस होता है, वो पीएनएल में जाता है। और यहाँ पे डिबेंचर्स पे जो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी को वो एज अ खर्चा होता है, वो कंपनी के पीएनएल में जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये सिर्फ आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको अपने कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप तीनों से एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बता दो, अगर अभी तक जो मैंने आपको बता दिया, मैंने बोला कि अगर शेयर्स पे कंपनी ने डिविडेंड देना होता है
और अगर प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देगी, अदरवाइज तो डिविडेंड नहीं देगी। बट डिबेंचर्स पे कंपनी को किसी भी सूरत में उनको क्या करना होता है, उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो कंपनी क्यों डिबेंचर्स इशू कर रही है, कंपनी क्यों नहीं इक्विटी शेयर्स ही इशू कर रही है? क्या तुम में से कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है? कोई मुझे इसका जवाब दे सकता Because है? shareholders do not want to lose control. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कोई और चीज इसमें ऐड कर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम में से किसी ने जूम यूज कर लिया? मुझे एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे, मैं इरेजर जब एक बार यूज कर रहा हूँ ना, तो फिर जाके पेन मुझे दोबारा नहीं आ पा रहा है, मुझे नए से करना पड़ता है। कोई आइडिया इसके बारे में? क्योंकि मैं अभी पहली दूसरी बार यूज कर रहा हूँ ये। इरेजर कैसे हटेगा मेरा? फिर इरेजर ही आता, मुझे नए से करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं नए से कर लेता हूँ। एक Repeat कीजिए। आयत ने एक चीज बोली कि दे डोंट वांट टू लूज द कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती है। मतलब ये बोलती है अगर हमारे पास 100 शेयर होल्डर है तो अभी यही 100 शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है। अगर हमारे पास और फंड्स की जरूरत पड़ेगी, हम और बंदों से वो लेंगे, है ना, तो वो भी हमारे मालिक बन जाएंगे। तो जो भी कल को प्रॉफिट आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। एक और चीज बता सकते हो तुम में से कोई? तुम इसमें ऐड कर सकते हो या आयत तुम ही इसमें से कुछ और ऐड कर सकते हो कि क्यों वो डिबेंचर्स इशू ही करे बल्कि इक्विटी शेयर्स इशू ना करे। वहां तो कोई पैसा नहीं दे रहा, आउटफ्लो नहीं है, और जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे डिविडेंड। एक और चीज कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, कंपनी के पास जो प्रॉफिट आता है उसमें क्या देना होता है? डिबेंचर्स में हमें सर डिबेंचर्स में हमें फिक्स्ड रेट देना पड़ता है। हाँ, इंटरेस्ट वो तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी फिक्स्ड रेट देना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इशू ना करें और हम डिबेंचर्स इशू करें? प्रेफरेंस शेयर पे भी फिक्स्ड रेट होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो तो देना ही नहीं है अगर प्रॉफिट कम होगा तो। बट जी डिबेंचर्स में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो डिबेंचर्स में देना ही देना है हमें, है ना। सर क्योंकि प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, हम सर हमें बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट आ सकता है, तो हमको उनमें देना है, उनके हिसाब से उनको देना है, मतलब प्रॉफिट के हिसाब से। इसमें मैं जो बोल रहा हूँ हमें कि दिया ना अगर वो मैं, हाँ, अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स उसमें तो 10% ही देना है ना, तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स ही क्यों ना इश्यू करूं, मैं डिबेंचर्स क्यों इश्यू कर रहा हूँ? आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा तभी देना है, या अगर चलो क्यूमुलेटिव भी दूंगा प्रॉफिट होगा तो उतना ही देना है। डिबेंचर्स में क्यों इशू कर रहा हूँ? क्योंकि डिबेंचर्स मुझे किसी भी सूरत में देना है। आयत ने एक चीज बोल दी कंट्रोल, एक चीज मैं ऐड कर लेता हूँ। तुम लोगों को पता है कि जब भी किसी बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसको फिर उसका टैक्स देना पड़ता है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट आएगा, कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ता है, प्लस सरचार्ज और सेस, वो अराउंड 33% बनता है। तो कंपनी, जितनी भी कंपनीज है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उनको जितना भी प्रॉफिट आएगा उनको टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब देखो, टैक्स कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकालोगे तुम अपना? सेल्स, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस बनाना सीख लेंगे। बट अभी आप याद रखो, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स से लेस करेंगे, हमें जीपी आएगा, जीपी में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट आएगा। तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट पे एट द रेट 30% कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इसमें से कंपनी टैक्स देगी जो गवर्नमेंट को चला जाएगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो कंपनी ट्रांसफर करती है अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करती है? ट्रांसफर अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये उनका सरप्लस बच गया। मतलब मैं ऐसा बताता हूँ, अगर कंपनी ने 1 लाख रुपया कमा लिया, कितना कमा लिया? 1 लाख। इसमें से कंपनी को 30,000 रुपया उठा के कितना देना है गवर्नमेंट को टैक्स? पीछे कितना बचा? 70,000। तो कंपनी का तुम बोल सकते हो सरप्लस कितना हुआ? 70,000। तो दिस 70,000 इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। समझ आई बात? तो जितने भी खर्चे थे वो कंपनी को लेस करके जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो इस 70,000 में से फिर कंपनी क्या करती है? डिविडेंड देती है। सपोज प्रेफरेंस शेयर्स को 10% डिविडेंड देगी, वो सपोज इनके पास प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट 1 लाख के है तो 10,000 प्रेफरेंस डिविडेंड देगी, बचे 60,000, उसमें से वो बोलेगी कुछ मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा 30,000, और 30,000 जो है वो इक्विटी शेयर उसको डिविडेंड दूंगा। ये मॉडलिटी चलती है। बट देखो, डिबेंचर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ता है, that is allowed as an expense to the company. That's allowed as an expense to the company. Suppose कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कितना डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया? 10,000।
कितना इंटरेस्ट हो गया 10,000। तो ये 10,000 का इनको खर्चा माना जाएगा, तो ये 10,000 इनके जीपी से लेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इनका क्या होगा, इनका प्रॉफिट 1 लाख नहीं होगा, इनका प्रॉफिट 90,000 होगा। तो इनको 90,000 पे 10% 30% देना पड़ेगा, इनको 27,000 क्या देना पड़ेगा, इनको 27,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको लगा डिबेंचर इशू करने से इनको 3,000 का टैक्स में सेविंग हो गया। यस सर, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी डिबेंचर्स में। तो अल्टीमेटली इनको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितना पड़ा 7,000। मगर इसी जगह अगर ये प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते, 10,000 देने, तो इनको 10,000 का आउटफ्लो होता। यहाँ पे इनको क्या होगा, टैक्स में 3,000 की सेविंग हुई। तो आप जब इंटरेस्ट के लिए, आप जब डिवेंचर्स के लिए जाओगे तो आपको ये रखना है, आपको टैक्स सेविंग होती है इंटरेस्ट पार्ट पे, जो आपको शेयर्स में डिविडेंड पे नहीं होती है। और जो आयत में दूसरा चीज बोला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने आप शेयर होल्डर्स शेयर्स इशू करोगे उतना आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कम होता जाएगा और आपके शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब आप बड़े हो जाओगे, आप कंपनी के बारे में डेप्थ में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि हर शेयर होल्डर को बुलाना पड़ता है कि मीटिंग है तुम आ जाओ, उनको मेल करना पड़ता है, तो बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। डिबेंचर्स का ये टेंशन ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट देना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये बात समझ आई आपको कंपनी डिबेंचर्स क्यों इशू करेगी। तो दो रीजन है जिसकी वजह से कंपनी, एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दूसरा ये जो डिबेंचर्स है इस पे आपको इंटरेस्ट में टैक्स की सेविंग हो जाती है और इफेक्टिवली जो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द मनी है वो कम होता है। अभी मैंने दिखाया था कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10%, पर जब मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया आप लोगों ने खुद बोला सर हमारा अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7% ही है, जो हमें लोन से भी सस्ता पड़ रहा है, या सब लोन में भी सॉरी डिडक्शन मिलती है, लोन में भी इंटरेस्ट के डिडक्ट होते हैं सर, जो हमें प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम पड़ रहा है। समझ आई बात। यस सर। आयत जीनत सब कुछ समझ आ गया डिबेंचर के बारे में। क्या डिबेंचर के बारे में कोई डाउट है अभी, इससे पहले कि हम अकाउंटिंग करें पहले ये जरूरी है कि हमें क्लियर हो कि क्या होते हैं डिबेंचर, क्या वो समझ आ गया, क्या इसमें कोई डाउट है डिबेंचर के बारे में, डाउट है कोई डिबेंचर के बारे में। सर डिबेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। डिबेंचर और बॉन्ड में इफेक्टिवली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशंस पढ़ोगे डिबेंचर्स और बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है एज सच। डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट है जिसमें कंपनी बोलती है कि आपने हमारा अगर 1,000 रुपए का या 100 रुपए का डिबेंचर लिया है तो हम आपको 12% दें। बॉन्ड भी इसी तरीके का क्या होता है, बॉन्ड में भी जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो वो क्या करती है, वो भी एक सर्टिफिकेट देती है, बोलती है चलो आपने हमारे इतने बॉन्ड्स खरीदे हैं तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बट पहले क्या होता था ना, बॉन्ड्स नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती थी या गवर्नमेंट की कंपनीज इशू करती थी और डिबेंचर्स कंपनीज बाकी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनीज है वो इशू करती है। बट अब वो रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गई, कंपनीज एक्ट बोलती है डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड, है ना। तो कंपनीज एक्ट डिबेंचर और बॉन्ड में कोई फर्क नहीं करता है, दोनों का मॉडलिटी सेम है। दोनों में जो भी इशूइंग कंपनी होती है वो एक सर्टिफिकेट देती है, बोलती है तुमने हमारे इतने बॉन्ड्स या इतने डिबेंचर्स खरीदे, इसके बदले में तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। और इसका एक चीज होता है, ये चाहे बॉन्ड हो या डिबेंचर होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। क्या होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड है, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम लोग क्या करते ना, दोबारा से लॉग इन कर देना, मैं 2-3 मिनट वेट करूंगा, जब तुम तीनों लोग ज्वाइन करोगे फिर मैं और स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में कि बोरिंग लग रहा है। यस सर, बहुत। ठीक है, इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड। जब आप इक्विटी शेयर्स करते हो उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप जब मर्जी चाहो किसी को बेच सकते हो, बट आप कंपनी को पास नहीं जा सकते कि ये शेयर्स वापस ले लो, हमें पैसे दे दो, क्योंकि वो इरिडीमेबल होते हैं। मगर बट जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। तो कंपनी ने आज कुछ इशू कर दिया और इसमें लाइव भी होता है, सपोज ये 5 इयर्स की है तो आज इशू कर दिया, 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ये रिडीम होता है। क्या होता है, रिडीम होता है। रिडीम का मतलब क्या होता है, बाय बैक होता है। 5 साल बाद आपने क्या करना, अगर सपोज आपने 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी का सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, कंपनी को 100 रुपया दोगे, कंपनी आपको सर्टिफिकेट देगी और 5 साल में क्या होगा, अपना 5 साल में वो आपको 10-10 रुपया इंटरेस्ट देगी, ठीक है, 10-10 रुपए इंटरेस्ट देगी। और 5 साल बाद क्या होगा, वो आपको 100 रुपया वापस देगी, बोलेगी मुझे डिबेंचर दे दो और मुझे तुम डिबेंचर दे दो और तुम अपना 100 रुपया वापस ले लो। इस तरीके से क्या था, कंपनी का भी फायदा हो गया, 5 साल में उनके पास फंड्स मिल गए, आपको भी फायदा हो गया, आपने 5 साल के लिए कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वहां से जाके आपको क्या मिल गया, हर साल इंटरेस्ट मिल गया। ये आपका डिपेंड करता है, अगर आप मतलब आप क्यों लगाएंगे पैसा, आपके पास सरप्लस पैसा होगा तभी जाके आप लगाओगे और आपको वहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो रिडेम्पशन समझ आया, रिडेम्पशन का मतलब क्या? यस सर। हाँ,
अब अगर अपना सिलेबस देखोगे, अगर आपने बुक खोली होगी तो आपके सिलेबस में क्या हमने करना है, हमने करना है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। क्या करना है? अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब आप क्या हो, आप इधर अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, आप कंपनी के मालिक है वो सब चीज नहीं, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, आपको अकाउंटिंग सीखनी है। तो आपको बोल रहे हैं आपके बोर्ड वाले कि आपको सीखना है, जब ये डिबेंचर्स इश्यू करेंगे तब तो कुछ हो जाएगा ना ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शंस की क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। तो आपको सीखना है इश्यू के वक्त क्या अकाउंटिंग हो जाएगी। और आपने क्या करना है, और क्या करना है, डिबेंचर्स जब रिडीम करेंगे उसके वक्त क्या अकाउंटिंग करनी है वो भी आप लोगों को सीखना है। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, जस्ट रीड आउट करूंगा, आपको एंट्री करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट जो आप दोगे उसको कैसी एंट्री करोगे, और लॉस जो आ जाएगा इस पे, एक्सपेंसेस जो हो जाएंगे उनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। और अगर आप डिबेंचर्स को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अगर आप डिबेंचर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करोगे तब क्या अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। और जब आप रिडीम करोगे 5 साल बाद, तो क्या आपके पास कंपनीज एक्ट की कोई ऑब्लिगेशन है कि आपको रिडेम्पशन के लिए, यहाँ पे अगर क्या है, कंपनी 100 रुपया लेगी तो इस 100 रुपया को तो वो खर्च करेगी। सपोज इनको फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है तो ये 100 रुपया, अब तो 100 रुपया नहीं होगा ना, ये तो लाखों करोड़ में होता है। तो आपको क्या 5 साल में कुछ बंदोबस्त करना है कि आपके पास लास्ट में जब देने होंगे आपके पास फंड्स हों, ऐसा ना हो कि लास्ट में फिर आपको देने को कुछ नहीं हो गई। तो कंपनीज एक्ट क्यों लाया जाता है? वो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो कंपनीज एक्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाती है कंपनी में कि अगर आप इस कंपनी लोगों से पैसा ले रहे हो डिबेंचर्स के लिए, तो आपको 5 साल में इस चीज का बंदोबस्त भी करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 5 जब आपको ये पैसे वापस देने पड़ेंगे, आपके पास वो पैसे होने चाहिए। तो एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, DRR, उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब आप रिडेम्पशन करेंगे तो क्या डिफरेंट मेथड्स है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस समझ आया क्या क्या हमें करना है? यस सर। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके सिलेबस में क्या है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, जो आपकी बुक है, जो ऑथर्स है, आपके सिलेबस में क्या लिखा है, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मैं एक साल पास्ट ईयर के ये क्वेश्चंस देख लूंगा। मुझे एग्जैक्टली क्या लग रहा है, जो रिडेम्पशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, क्रिएशन ऑफ DRR और सब चीज, मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में वो पूछना जाना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको नहीं लगता कि सोर्सेज क्या है, कहाँ से पैसा लाते हैं, वो सारा चीज होता है। बट आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। और अगर आप में से किसी को CA करना है, क्योंकि कॉमर्स में सबसे बेस्ट क्या है, CA, अगर आपको CA करना है उसमें आपको वो सारे मेथड्स भी डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो सारा दिखा दूंगा, बट हो सकता है वो आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जो एवरेज मुझे लगता है, बट हम सारा चीज करेंगे। अगर आपको टाइम होगा तो आप उसको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर देना और अपना एक गोल बना के रख लेना। ये मीटिंग क्योंकि 5 मिनट में खत्म हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी दूसरी वाली मीटिंग हो जाएगी उसमें हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि इसी में स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट है तो फिर मैं रुक जाऊंगा, बताओ क्या करना है, इसी में स्टार्ट करें। अब मैं अकाउंटिंग स्टार्ट। सर तब तक बोलिए जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? मैं सारी चीजें बता दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि अभी अगर कुछ आपको और डाउट है तो वो मुझे बता दो, क्योंकि मैं अभी टॉपिक पे डायरेक्टली नहीं आ रहा हूं, मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा, मैं तो अभी बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सारी चीजें आपको कवर करूंगा। ओके सर। क्या ना, किसने, जीनत ने पूछा है क्या? यस सर। जीनत ने पूछा था क्या? और कोई डाउट? जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बोलना है और जीनत इतने आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, चलो मैं जीरो कूपन बॉन्ड को ही टैकल करता हूँ, उसके बाद हम अकाउंटिंग करेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड, अभी मैंने आपको क्या बोला है जीनत, कि ये हम डिबेंचर परचेज करेंगे ना, इस पे 12% डिबेंचर इंटरेस्ट होता है, ऐसा होता है ना? हेलो, यस। हाँ, ये मैंने बोला इस पे 12% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? तो Yes, मैंने sir. बोला आपको 100 रुपया देना है और हर साल मैं आपको 12 रुपया दूंगा, ऐसा है, और लास्ट में आपको 100 रुपया वापस दूंगा। बट जीरो Yes, कूपन sir. बॉन्ड में मतलब क्या है, उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 0%। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? है 0%. 0%। मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप आज मुझे पैसा दे दो, 5 साल बाद में वापस दूंगा। क्या आप ऐसे चीज लोगे? क्या आप No, ऐसी चीज sir. लोगे? हाँ, नहीं लोगे ना। No, आप बोलोगे फिर क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी बोलते हैं कि आप आज मुझे 70 रुपया दे दो, क्या दे दो, 70 रुपीज दे दो, क्या दे दो, क्या बोलते हैं जीनत, 70 रुपीज दे दो, और 5 साल बाद मैं आपको 100 रुपया दूंगा। क्या अब आपका फायदा है? द आंसर इज यस सर। आपका फायदा है।
आपको आज कम पैसा देना पड़ रहा है और बाद में आपको 100 रुपया मिलेगा। बट आपका जो बॉन्ड मिलेगा उसके साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे डिबेंचर में 10% था या बॉन्ड में 12% था, इधर ऐसा नहीं है। बट अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे वो जो इंटरेस्ट रेट है वो हिडन है। आपने बैंक में 70 रुपया आज लगाया और 5 साल बाद आपको 100 रुपया मिलेगा, तो आप इसको लगा सकते हो ना कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट से मिला, जिसको हम बोलते हैं पीवी फैक्टर निकाल देना। आप बोलते हो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n, है ना, ये करते हो ना ये फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने की, इंटरेस्ट रेट निकालने की। तो आप इसको लगा लो 100 रुपया इक्वल टू प्रिंसिपल 71 प्लस आर रेज़ टू पावर n 5 इयर्स। तो इसको इधर लोगे 100 डिवाइड बाय 70, तो इसको फिर उधर करके आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको निकलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10%। यहाँ पे हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो आपका बॉन्ड मिल रहा है उसके साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको अभी कम पैसा देना पड़ रहा है और बाद में आपको पूरा परसेंट 100 रुपया मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक वही आपने बैंक में 100 रुपया लगा दिया और 5 साल बाद आपको 100 रुपया मिला, तो वहां पे इंटरेस्ट होता है ना। हाँ सर इंटरेस्ट होता है एफडी का, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट रेट नहीं बोलता है, बट जो इशू किए जाते हैं बॉन्ड्स में एट ए डिस्काउंट किए जाते हैं और आप उसमें इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आई होप जीनत आपको ये जीरो कूपन बॉन्ड समझ आया होगा। यस जीनत सर। समझ आया, अच्छे से समझ आया कि अभी भी डाउट है? नहीं आया। आप ये निकाल सकते हो 100 रुपया 70 रुपया करके आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये आपने किया है ना 8th 10th में, ये बहुत किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, है ना, ये तो बहुत कर दिया है। Yes, और sir. कोई डाउट है क्या? देखो अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम दूसरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, वो दोनों सारे ज्वाइन कर देना, क्योंकि उसमें हम अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करती है तो ये भी बहुत आसान है, बट मैंने कोशिश की थी कि पहले मैं आपको बेसिस दे दूं कि क्या होता है डिबेंचर्स। ऐसा नहीं हो कि मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पे आ जाऊं, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चा तो पढ़ लेता है बट उसको वो याद नहीं रहता है। जब आप लॉजिकली समझोगे, पूरी इंफॉर्मेशन इसके लिए, इसके कंटेक्स्ट में ले जाओगे कि क्या एग्जैक्टली क्या, क्यों कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, क्यों वो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं जा रहे, तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे। जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे फिर आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। आई होप कि आपको डिबेंचर्स का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट हो जाएगा अभी, उसमें हम अकाउंटिंग करेंगे। बहुत आसान है, आज ही कोशिश करेंगे कि जितने भी डिबेंचर्स में इशू की एंट्रीज है वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और कल जो हम करेंगे अगेन 10 बजे जब मिलेंगे तब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इस वीकेंड पे हम कोशिश करेंगे कि ये 10 मार्क्स हम पूरे के पूरे कंप्लीट कर ले, है ना, ठीक।